हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। तो बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था कि आवेश किसे कहते हैं। कल आपने मेरे साथ समझा कि आवेश किसे कहते हैं। आज मैं आवेश पर इतने गहन तरीके से बात करूंगा, बहुत ही डेप्थ में बात करने वाला हूँ। चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, यानी आवेश क्या होता है। इस टॉपिक पर मैं आपके साथ बहुत ही डेप्थ यानी गहराई के साथ बात करने वाला हूँ। इतनी गहराई के साथ बात करूँगा, उसके बाद आपको कभी भी चार्ज समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा यकीन मानिए, आप लिखेंगे नहीं आवेश किसे कहते हैं, आप यकीन मानिए केवल समझने की कोशिश करेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। अगर एक बार आपके दिमाग में फिट हो गया कि आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज, तब आप ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। मेरे देखिए, अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो चारों तरफ देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आवेश की मात्रा दिखाई देगी। कहाँ आवेश की मात्रा दिखाई देगी, क्या होता है चार्ज आपको कहाँ दिखाई देगा, ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ज कैसे विजिबल होता है ना, चार्ज कैसा होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पेपर में कैसे सवाल आते हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका बोर्ड क्या कहता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है उसका प्रॉब्लम कहाँ है ना, हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है उसका प्रॉब्लम कहाँ है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत ही स्किलफुल होते हैं, कमी होती है अप्रोच की, वे सही तरीके से पढ़ ही नहीं पाते, है ना। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है टीचर अगर बेस्ट होगा तो यकीन मानना सब बच्चे, जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो याद रखिए कभी भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्यों? टीचर को सब पता होता है कि किस चीज़ को पढ़ाना है और किस चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ को पढ़ाना है और किस चीज़ को अवॉइड करना है, टीचर को सब पता होता है। तो हम आपको यही समझाएंगे कि आवेश क्या होता है। आज आवेश पर अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके 2 वीडियो जरूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा, मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, आप देखिए, तभी ये दोनों वीडियो और अच्छे समझ में आएंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम सिलेबस किस तरह स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे कैसे हम अपनी परिचर्चा को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। मैं कोई भी टॉपिक नहीं छुड़वाने वाला हूँ, कोई भी टॉपिक नहीं छुड़ाऊंगा। मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा जिस तरह मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ। मेरा पढ़ाने का केवल वही अप्रोच होगा। बस आप मुझे हूबहू छू या देख नहीं पाएंगे, वैसे छूना भी मत, ठीक है, नहीं तो चाटा लगेगा गाल। चलिए, तो बच्चों बात करते हैं किसकी, आवेश की। व्हाट इज चार्ज किसे कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना कि चार्ज किसे कहते हैं ना, सब बच्चे ध्यान से सुनने, चार्ज किसे कहते हैं। चार्ज ना, कोई पूछा आपसे चार्ज किसे कहते हैं तो बताइएगा उसे। चार्ज कुछ नहीं, चार्ज सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, यानी आवेश किसी वस्तु का भौतिक गुण होता है। आवेश किसी वस्तु का भौतिक गुण होता है। जैसे समझिए, हमारे पास 2 बॉडी हैं, ये रही 2 बॉडी मतलब वस्तु है। वस्तुओं को हम बॉडी, ऑब्जेक्ट या गुड्स भी कह सकते हैं, समझे। गुड्स में बहुत सारी गुड्स आ सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ सकती है, कैसी भी आ सकती है। तो याद रखिए, देखिए ये क्या है, ये हैं आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, एक मार्कर और एक डस्टर दिखाई दे रहा है। आप इसे रब करना स्टार्ट कीजिए, कुछ देर बाद आप पाएंगे इनके बीच गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी। तो जो गर्माहट होती है ना, जिस गुण के कारण, जिस प्रॉपर्टी के कारण ये इलेक्ट्रोलाइट हो जाती है नहीं, जिस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रोलाइट हो जाती है, जिस गुण के कारण ये गर्म हो जाती है, उस गुण को आवेश कहते हैं। तो याद रखिए, आज के बाद अगर कोई पूछे आपसे कि आवेश है क्या, तो आप बताएंगे कि आवेश एक प्रकार का गुण होता है। आप परिभाषा पर नहीं जाएंगे, परिभाषा हम अपने दिमाग से खुद बनाते हैं कि परिभाषाएं क्या होती है, आप अपने दिमाग से खुद बनाएंगे कि परिभाषाएं होती क्या हैं। तो अगर आपसे आज के बाद पूछा जाए कि आवेश क्या होता है, तो आप बताएंगे आवेश एक प्रकार का गुण है जो वस्तुओं को गर्म कर देता है, आपकी खुद की लैंग्वेज में। आवेश एक प्रकार, लिखना नहीं है, आवेश एक प्रकार का गुण है। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये बताएंगे हम साथ साथ, नोट्स आपको पूरी तरह बनाएंगे, आप कॉपी में इसी तरह नोट करते चले जाएंगे, समझे। आवेश क्या है, आवेश एक प्रकार का गुण है। चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ टू बॉडीज, यानी 2 वस्तुओं के बीच उन्हें जब रब किया जाता है, रब मतलब रगड़ना, जब 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है ना, तो याद रखना, तो उनके अंदर एक गुण आ जाता है ना, गर्म होने का गुण आ जाता है। जैसे उनके अंदर गर्म होने का गुण आएगा, तो जिस गुण के कारण में गर्म होगी तो उसे कहते हैं आवेश, उसे बोलते हैं चार्ज। अच्छा, चलिए, ये बात किसने बताई, ये बात बताई थी डॉक्टर सी ए गुलाम ने। कहानी को आगे ले चलते हैं। ये जो हम आपको घटना बता रहे हैं ना, ये घटनाएं थी सन 1785 ईस्वी की। उन्होंने एक बिल्ली की खाल और एक तरफ एबोनाइट की छड़ ली, एक तरफ बिल्ली की खाल, एक तरफ एबोनाइट की छड़ ली, और जैसे ही उन्होंने इसे रगड़ना स्टार्ट किया तो देखा कि उनके मध्य तो जो एबोनाइट की छड़ थी वो गर्म हो गई। दोबारा रगड़ना स्टार्ट किया तो एबोनाइट की छड़ गर्म हो गई, तो बिल्ली की खाल भी धीरे धीरे बाद में गर्म होना स्टार्ट हो गई। तो कारण जानते हैं कि कारण क्या था। उन्होंने पाया कि इसके मध्य इन दो वस्तुओं के मध्य आवेश उत्पन्न था।
इन दो वस्तुओं के मध्य आवेश उत्पन्न होता है। जैसे आपको पता होगा कि आदि मानव आज से 23 लाख साल पहले पृथ्वी पर जब आदि मानव रहा करता था, तो आदि मानव भी पत्थरों से आग जलाया करता था। तो जब आप दो पत्थरों को आपस में ऐसे रगड़ते हैं तो याद रखिए चिंगारी उत्पन्न होती है। वो चिंगारी नहीं, उसे चार्ज कहते हैं, उसे कहते हैं आवेश। यानी आप ऐसे कह सकते हैं आवेश की खोज आज से 23 लाख साल पहले हो चुकी थी, जिसे आज हम यहाँ खोजते हैं तो आवेश की खोज, लेकिन उसकी जानकारी किताबों में नहीं थी। अब उसे उठाया और किताब में लिख दिया गया, इसे बोलते हैं आवेश। उसे उठाया, उसे ही पढ़ रहे हैं हम। यानी फिजिक्स क्या है? फिजिक्स आपके जो आसपास का इन्वायरमेंट दिखाई देगा वो चारों तरफ का फिजिक्स कहते हैं। ये हमने आपको पहले क्लास में बताया था है आपके आसपास की चीज़ें, बस उन्हें किताब में लिख दिया गया, उसे ही फिजिक्स कहते हैं। जितनी बातें मैं आपको बोल को बताऊंगा, मेरा पढ़ाने का रोज जो होता है वो होगा प्रैक्टिकली। जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली समझना स्टार्ट कर देंगे, कभी किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, समझे? चलिए, तो सब बच्चे काफ़ी में हेडिंग बनाएंगे। विद्युत आवेश, आवेश इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपने देखा अब तक कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में उसके बाद तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। देखिए, ये रहे दो पदार्थ, ये एक तरफ सिल्क, एक तरफ ली हमने एम्बर नामक पदार्थ की छड़। एम्बर नामक कोई भी पदार्थ तो पहली बार यही ले गए थे, एम्बर नामक पदार्थ की छड़, और एक तरफ सिल्क ली। उनको सिल्क मतलब ऊन, उसको रगड़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने पाया कि जो ऊन थी ना वो फूकना स्टार्ट हो गई। फूकना मतलब समझ गए, जलना स्टार्ट हो गई है, ऐसे कह सकते हैं, समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, तो जलना स्टार्ट हो गई। क्यों? कारण था उन दोनों वस्तुओं के बीच में कुछ हो रहा था, एक गुण था। उस गुण का क्या नाम था जिसके कारण में गर्म हुई? उस गुण का नाम था आवेश। आप जान गए, आवेश कुछ नहीं, आवेश एक गुण है, जो वस्तुओं का गुण होता है जिसके कारण वस्तु गर्म होती है, उस गुण को आवेश कहते हैं। आप यही बताइएगा। अगर आपसे एग्जामिनर प्रैक्टिकल में पूछे कि आवेश क्या होता है, तो आप यही जवाब दीजिएगा कि आवेश एक प्रकार का गुण होता है जिसके कारण वस्तु विद्युतमय हो जाती है, गर्म हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट हो जाती है। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। सन 1785 के बाद समय आया 1800 का। सन 1800 का समय आया। सन 1800 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ये क्या कहते हैं, आइए इनके सिर में क्यों दर्द हुआ, आइए जानते हैं। ये कहते हैं, भाई आवेश जानते हो? हमने जी कहाँ जानते हैं, कोई प्रॉब्लम है तुमको? कहने लगे, जब आप दो वस्तु को रब कर रहे थे या रगड़ रहे थे तो आपने देखा होगा एक वस्तु पहले गर्म हुई, एक वस्तु बाद में गर्म हुई। मैंने कहा जी हाँ, ऐसा भी हुआ। क्यों? ऐसे जानते, देखो ये आपकी दीवार है ना, ये आपकी क्या है, वार मतलब दीवार, ठीक है। तो आपने इसे रब करना स्टार्ट किया, अपना हाथ इसे ऐसे रब करना स्टार्ट किया, तो आप देखोगे दीवार कम गर्म, आपका हाथ ज़्यादा गर्म होगा। क्यों? आपका हाथ हल्का है और दीवार बहुत ज़्यादा भारी है। तो इसी चीज़ पर रिसर्च करते हुए एक हल्की वस्तु होगी, एक तरफ भारी वस्तु होगी। कभी भी दोनों वस्तु बराबर नहीं हो सकती, बराबर होगी तो एक वस्तु पर भार अधिक, एक वस्तु पर भार कम होगा। रब करते हुए, उन्हें रगड़ते हुए, जैसे आपने एक पत्थर नीचे लिया, एक ऊपर लिया, तो आप एक पत्थर उठाएंगे, ऐसे रगड़ना स्टार्ट करेंगे तो सारा भार नीचे वाले पत्थर पर दिखाई देगा। जो सारा भार होगा, सारा का सारा भार होगा नीचे वाले पत्थर पर दिखाई देगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं, कभी भी एक वस्तु हल्की और हमेशा एक वस्तु भारी होती है जब उन्हें रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। ऐसा ही इसी बात को खोज निकाला बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने बताया कि कुछ कारण हैं। आपने ये तो बताया, जो हमारे वैज्ञानिक थे उनका नाम था कुलम। उन्होंने बताया कि दो वस्तु को रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। चलिए ये बताया उन्होंने जो हमारे कुलाम थे उन्होंने बताया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आए सन 1800 में। वे बोले जी नहीं, कुछ है कि एक वस्तु तो बाद में गर्म हो रही, एक वस्तु पहले गर्म हुई। ऐसा क्या? एक वस्तु भारी, एक हल्की, हल्की वस्तु पहले और भारी वस्तु बाद में गर्म हो रही। इनके बीच में ऐसा है क्या? इसके पीछे का साइंस जानने की कोशिश करिए, इसके पीछे का विज्ञान समझने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी और इस तथ्य पर पहुंचे कि आवेश दो प्रकार का होता है। उन्होंने नाम दिया आवेश। जो आवेश होता है, आज आप देखते हैं चार्ज, यानी आवेश दो प्रकार का होता है। और आवेश आप देख रहे हैं, इस पर भी आवेश की मात्रा उपस्थित है, इस पर भी आवेश की मात्रा उपस्थित है। यानी कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं पूरी दुनिया में, जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी तो याद रखिए उन सब पर आवेश की मात्रा उपस्थित है। किसी वस्तु पर कम, किसी वस्तु पर ज़्यादा। आपने देखा होगा जब दो वायर होते हैं, वायर आपके जो अंदर घर में वायर लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं, उनके अंदर चिंगारियाँ उत्पन्न होती है, तो उनके अंदर भी आवेश उपस्थित है, लेकिन अधिक मात्रा में। आवेश को और कहाँ देखा जा सकता है? आइए इसे विजिबल करते हैं, देखते हैं। आपके घरों में क्या आ रही है इस टाइम?
जो आप देख रहे हैं लाइट, इसे लाइट नहीं, इसे धारा बोलते हैं, इसे धारा बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में इसे करंट बोलते हैं। और उसकी भी डेप्थ में जाए तो करंट ना आवेश के प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, यानी उसके अंदर चार्ज आता है, चार्ज। जैसे आप ये मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को उठाओगे, उसमें चार्जिंग लगाओगे, जैसे ही चार्जिंग लगाओगे तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने कहा चार्जिंग, चार्जिंग दैट मीन्स आवेश, इसे आप आवेशित कर रहे हैं, चार्जिंग आवेशित कर रहे हैं, समझे। मैंने कहा था मैं जब तक आपको आवेश समझ में नहीं आएगा तब तक इस चैप्टर की परिभाषाएं और इस चैप्टर के अन्य क्वेश्चन करना फिजूल है। आप कितने भी न्यूमेरिकल कर ले, जब तक आपके दिलो दिमाग में आवेश नहीं बसेगा, चार्ज नहीं बसेगा, तब तक इस चैप्टर को पढ़ना ही फिजूल है। पता लगना चाहिए आप मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई एम ए रिसर्चर ऑफ ए फिजिक्स ऑफ द फिजिक्स आफ्टर 12th क्लास 2 years। बेंजामिन फ्रैंकलिन, कहानी को आगे बढ़ाएं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या किया, पहली बार उन्होंने क्या किया, एक तरफ सिल्क ली, एक तरफ एम्बर नामक पदार्थ की छड़ ली और उनको आपस में रगड़ना स्टार्ट किया, रब करना स्टार्ट किया। आप दो बॉडी बनाइए, ये रही आपकी बॉडी ए, ये रही आपकी बॉडी बी। नोट्स आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको नोट्स किस तरह बनाने हैं, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, नोट्स आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये रही बॉडी ए, बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आया कैसे जानते हैं आप, इसे मानिए ये एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। ये रही आपकी सिल्क, ये रही एबोनाइट की छड़, ये रही सिल्क, सिल्क मतलब ऊन, इसे कहते हैं एबोनाइट की छड़। ये रोड है, ये आपकी सिल्क है ना। बताऊंगा ये पॉजिटिव प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा आया। तो क्या किया, जो हमारे थेल्स थे उन्होंने एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट एक प्रकार का कांच होता है, एबोनाइट की छड़ को सिल्क यानी ऊन से रगड़ने की कोशिश की, रब करने की कोशिश की। तो उन्होंने पाया कि जो सिल्क थी, जो सिल्क थी वो थोड़ा देर में गर्म हुई, और जो हमारी एबोनाइट थी, एबोनाइट की छड़ थी, वो जल्दी गर्म हो गई। उन्होंने पाया ये हल्की थी और ये भारी, ये कैसी थी, हल्की, हल्की, और ये कैसी थी, भारी, हल्की थी और ये कैसी थी, भारी। तो उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन हल्की वस्तु से, इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु से हल्की वस्तु में एंटर कर जाते हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो। तो इसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु से निकलते हैं, हल्की वस्तु में चले जाते हैं। जिसका वेट ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का वेट ज़्यादा होगा और जिस बॉडी का वेट कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन इससे उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो याद रखिए, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे उस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसके अंदर जाएंगे उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। यही कारण है जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये हमने कल बताया था, कल का वीडियो देखना होगा। इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु से निकलकर हल्की वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज, जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज होता है, समझे। उस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज मतलब आवेश, इस पर ऋणात्मक आवेश, इस पर धनात्मक आवेश होता है। आइए जानते हैं और जैसे आप अभी बैठे हुए हैं अपने घर, तो एक काम कीजिए, आप जो आपकी दोनों हथेलियाँ हैं उनसे रगड़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप रगड़ना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे रगड़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप पाएंगे, है ना, आपकी जो ये वाली और ये यानी दो बोडियाँ आपस में गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। गर्म होने का कारण आवेश। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, ये वाला हाथ इस पर भारी पड़ रहा है, भारी पड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं, इसमें प्रवेश कर रहे हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर जा रहे हैं उस पर नेगेटिव चार्ज। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अंदर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज समझ गए, ऋणात्मक आवेश। तो इन्होंने बताया, ये बात जो हम आपको बता रहे हैं, ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। कारण के साथ हमने आपको बताया कि आवेश दो प्रकार का क्यों होता है। आज के बाद आपसे पूछे कोई कि आवेश दो प्रकार का क्यों होता है, तो आप बताइएगा आवेश दो प्रकार का इसलिए होता है, दो वस्तुएं होती है, जब दो वस्तुओं को आप रगड़ते हैं, रगड़ने के पश्चात क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु से निकलते हैं और हल्की वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु से निकलते हैं, हल्की वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु से निकलते हैं, हल्की वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर धनात्मक, उस वस्तु पर धनात्मक आवेश, जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होता है। समझ रहे होंगे आप। चलिए इतना। मैं आज आपको काफ़ी थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा।
न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अगर आपके पास बुक हो तो जो मैंने समझाया तो आप एक काम कीजिएगा, जो आपकी बुक होगी, आपके पास जो भी फिजिक्स की बुक होगी उसका पहले चैप्टर खोलिएगा और उसकी जो स्टार्टिंग की थ्योरी होगी उसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पहला ही चैप्टर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी बुक होगी, जो मैंने पढ़ाया उसे लिखने के पश्चात फिर कॉपी में करने के पश्चात पढ़ने के साथ साथ देखना कितना मज़ा आएगा आपको कितना मज़ा आएगा। आपके जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे ना, वे भी आप सोल्व कर देंगे। तो आपके पास दो बॉडी, एक तो बॉडी ए, बॉडी बी। तो बॉडी ए के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया पता लग गया आप। चलिए इनका एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आया, जब तक नहीं छोड़ने वाला। इन्हें रब करना स्टार्ट कर दिया, इसे रब मतलब रगड़ना स्टार्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, इसमें चले जाएंगे। जिससे निकलेंगे इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकलेंगे, इसमें चले जाएंगे। जिससे निकलेंगे ना उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें जाएंगे उसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझे? इसे ही बोलते हैं, यही तो प्रॉपर्टी है, यही तो प्रॉपर्टी है। चलिए और बात करते हैं। चलिए और बात करते हैं। नोट्स आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर नोट सेंड कर दूंगा। पर्सनली आप मुझे मैसेज कर दिएगा, ग्रुप पे मैसेज मत कीजिएगा। ये रही बॉडी ए, ये रही बॉडी बी कि नोट्स किस तरह बनाने हैं। पहले आप एक काम कीजिए, समझिए कि क्या लिखा हुआ है। जो मैं समझा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण होगा। नोट्स आप वैसे बना सकते हैं, साथ साथ भी पढ़कर अपने नोट्स बना सकते हैं। वैसे तो मैं बोलता ही हूँ, लेकिन आपका समझना महत्वपूर्ण होगा। सवाल जहाँ से आएगा मैं आपको बताकर चलूँगा। थ्योरी इसीलिए समझा जाती है ताकि उसके आने वाले क्वेश्चन किए जा सके। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चाएँ होंगी, इसलिए आप टेंशन मत लें। समझे? आपका सिर्फ एक ही काम होगा, समझना और अपना दिमाग चलाना। जब तक आप अपना दिमाग एक्टिव नहीं करेंगे तो मेरा पढ़ाना फिजूल होगा। बॉडी ए, ये रही बॉडी ए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अगर इसका वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होने का मतलब ये वस्तु कैसी होगी, भारी है नहीं, मोर देन वेट इज। ये कैसी होगी, हल्की। तो इलेक्ट्रॉन ना भारी वस्तु से निकलेंगे और हल्की वस्तु में प्रवेश कर जाएंगे। ये बॉडी ए, ये बॉडी बी। बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में ट्रांसफर हो जाएंगे। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझे? ये बात आप समझ गए होंगे। ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी। कई उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह की आवेश दो प्रकार का होता है। अभी तक हमने यही समझाया है ना। इतना उदाहरण देने का यही मतलब था। फिजिक्स से इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी जब तक आप मेरे 10 से 15 वीडियो नहीं देखेंगे। आपके दिलो दिमाग नसों में 10 से 15 वीडियो देखने के पश्चात आपके नसों में फिजिक्स बचनी स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिए, अगर जो मैं फिजिक्स में समझा रहा हूँ अगर वो समझ में नहीं आया तो दुनिया के किसी कोने में घूमेगा, समझ में नहीं आएगा। ए और बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं समझ में आएगा जैसे मैं समझाता हूँ। अच्छा समझ में आ सकता है, इससे बेकार समझ में आ सकता है, ऐसा समझ में नहीं आएगा। चलिए तो आज ये बात आप याद रखना। आज ये बात कभी भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, 4 से 5 चैप्टर पढ़ने वाले आप मेरे साथ फिजिक्स के आवेश वाले, तो उसके अंदर आवेश को ना हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं क्यों सा, बड़े वाले क्यों सा या फिर छोटे वाले क्यों सा, है ना। जो आवेश होगा उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अपनी सुविधा के लिए हमने आसान बनाया। इन आप आवेश लिखते हैं, आपने इस तरह लिखा आवेश, आपने इस तरह लिख दिया आवेश। आवेश इतना बड़ा लिखोगे, क्यों लिखते हो यार इतना बड़ा, है ना, क्यों लिखते हो इतना बड़ा। एक काम कर दो ना, आवेश के नाम का क्यों लिख दो, अपनी सुविधा के लिए, चीज़ों को समझने के लिए हमने आसान बनाया। और क्या लिख दिया, क्यों, है ना, डिनोट करने के लिए क्यों। प्लस ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल मतलब चल परंपरागत है, ये चला आ रहा प्रथा एक प्रकार की,
है ना। आवेश को क्यों तो प्रदर्शित करते हैं, पी तो क्यों नहीं प्रदर्शित करते, प्रथा, आपको प्रथा के अनुसार चलना होगा, है ना। अब यूँ तो है नहीं आप कि आप जिस सोसाइटी में रहते होंगे ठाया और जा आपकी जो शादी होगी 15 साल की उम्र में आप, है नहीं, 14-15 साल की उम्र में शादी कर लो, ये आपकी उम्र है जी नहीं, ये ट्रेडिशनल नहीं है, परंपरागत नहीं है। आपको रूढ़िवादिता बनना होगा, आपको उसी उम्र में जाकर शादी करनी होगी जिसमें सब करते हैं, BA BSc MSc जितना भी करना होगा, ज़्यादा से पढ़ लोगे तो आपकी शादी हो जाएगी। ओके, इसी तरह प्रथा चली आई। आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, क्यों से, प्लस क्यों, इधर प्लस क्यों, इधर माइनस क्यों, है ना। मैं कहाँ से प्रदर्शित करता हूँ, कि मैं किसी भी छोटे वाले क्यों से भी और बड़े वाले क्यों से भी मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलता हूँ, है नहीं। जैसी सिचुएशन होगी, जैसी कंडीशन होगी, मैं इसी तरह रिप्रेजेंट करूँगा किसको, आवेश को। अभी तक आपने ये जाना मेरे संग ये जाना कि आवेश कितने प्रकार का होता है, किस तरह आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव क्यों होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा क्यों बताया, आवेश को पूरी फिजिक्स में कहाँ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये समझने की आपने मेरे साथ कोशिश की और यही हमने आपको अब तक समझाया। ओके, चलिए बच्चों, अब कहानी को आगे बढ़ाएं। तो हमने कल आपको बताया था कि जो आवेश है वो एक प्रकार की भौतिक राशि है और भौतिक राशि को मापा या तोला जा सकता है। जब भौतिक राशि को मापा या तोला जा सकता है तो आप जो आवेश है आप उसे माप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं। जब माप सकते हैं, तोल भी सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आवेश को कैसे मापते हैं। हम कैसे बताएंगे इस पर कितना आवेश है, कितने ग्राम आवेश है, कितने आवेश है। आपको बताऊं, साइंटिस्टों की होशियारी तो देखिए। कूलाम ने आवेश के बारे में बताया, उन्होंने कूलाम में ही माप दिया, यानी उसकी यूनिट कूलाम ही रख दी, इसका मात्रक कूलाम ही होगा, उसका जो मॉडुलस होगा वो कूलाम ही होगा। उन्होंने कहा आज के बाद अगर बताइएगा कि इस बॉडी पर कितना आवेश है तो बताइएगा 5 कूलाम। देखो दिमाग उनका, है ना। दुनिया चाहकर भी उन्हें कभी नहीं भूल सकती, है ना। दुनिया चाहकर भी कभी नहीं भूल सकती। जब भी आवेश का जिक्र आएगा तो कूलाम का नाम जरूर आएगा। कूलाम मात्रक है किसका, आवेश का। तो आप काफ़ी मैंने बनाइए आवेश के मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। साथ साथ इंग्लिश में भी लिखेंगे तो पक्का हो जाएगा। इंग्लिश कभी एडवांस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक, नंबर फर्स्ट मात्रक इसका याद रखिए। मैं आपको कई सारे मात्रक लिखाऊंगा, लेकिन जो इसका ओरिजिनल मात्रक होगा, ओरिजिनल मात्रक SI जो मात्रक होता है, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। 1959 की जो पत्ती बनाई गई थी, उस पत्ती के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, अमेरिका की पद्धति के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, उसका मात्रक है आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, अगर हमने पूछा इस मार्कर पर कितना आवेश है, तो आप ये नहीं कहेंगे 5, 8, 10। 8, 10 है क्या, 8 कूलाम, 10 कूलाम, 15 कूलाम, 18 कूलाम, इतना आवेश है। इंग्लिश में कूलम कहते हैं, कूलम, COLUMB, कूलम। इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। सीजीएस पत्ती में इसका मात्रक स्थितिक कूलाम। सीजीएस पत्ती क्या होती है, एक छोटी पत्ती होती है, CGS, इसे बोलते हैं स्थितिक कूलाम। सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, आप कहेंगे कूलाम, जी नहीं, ऑप्शन में कूलाम नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, स्थितिक कूलाम होगा। क्योंकि स्थितिक कूलाम जो मात्रक होता है वो SI पत्ती में होता है, सीजीएस पत्ती में। स्थितिक कूलाम सीजीएस पत्ती में होता है। ये सीजीएस पत्ती क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड क्या होती है, आइए जानते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। हम कहें इस मार्कर आप मुझे इसे छोड़िए, मुझे बताइए मेरी लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 3 मीटर। मान लीजिए, मानने में क्या होता है, मैथ के स्टूडेंट मान सकते हैं 3 मीटर। कितना, 3 मीटर। तो हमारी लंबाई कितनी है, 3 मीटर। आपने माना कि मेरी लंबाई 3 मीटर है। मैं कहूँ बच्चे काम करो बेटा, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में बताओ कि हमारी लंबाई कितनी है। तो आप बताओगे कि सर आपकी लंबाई ना, आपको मीटर को ना सेंटीमीटर में बनना हो, तो आप उसी, यानी एक लैंग्वेज को 2 बातों में बताया जा सकता है, एक ही बात को 2 तरह समझाया जा सकता है। आप मीटर में बता दीजिए या सेंटीमीटर में बता दीजिए, है ना। मैं कहने लगूँ मुझ में कितना वजन है, मैं अपना वजन नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारा वजन, तुम में कितना वजन है, आप कहोगे सर हमें 50 ग्राम, 50 किलोग्राम। चलिए आप 50 किलोग्राम ग्राम में बदल दीजिए, 50 किलोग्राम को ग्राम में बदल, तो 50,000 ग्राम आपके अंदर जो वजन है, 50,000 ग्राम, यानी ग्राम में कह दो या किलोग्राम में कह दो, एक ही बात को 2 तरीके से कहना, इसे बोलते हैं
कूलाम और स्थितिक कूलाम, एक ही बात को दो तरीके से कहना, वही है, वही कॉन्सेप्ट है ना, यानी है तो वही मात्रक। अच्छा चलो, ये तो इसके मात्रक हुए। जो हमने आपको मात्रक बताए ना, ये बड़े मात्रक होते हैं। जो हमने आपको बताया कूलाम और स्थितिक कूलाम, छोटे मात्रक भी होते हैं। तो याद रखिएगा छोटे मात्रक क्या होते हैं, जानते हैं आपके संग छोटे मात्रक क्या होंगे। कॉपी मैंने बनाइए, आवेश के छोटे मात्रक, स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के छोटे मात्रक, आवेश के छोटे मात्रक। नंबर 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम को आप ऐसे लिख सकते हैं, यू बनाया उसका इधर को कर देना, माइक्रो कूलाम। ये माइक्रो कूलाम क्या है, किसे कहते हैं, आवेश का ही मात्रक है, छोटा मात्रक। और याद रखिएगा एक माइक्रो कूलाम में पता कितने कूलाम होते हैं, एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। याद रखना, भूल मत जाना, जरूरत पड़ेगी। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। जितना कहूँ इतना याद रखो। अभी ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मुझसे मैथ नहीं आता तो कोई होने का नहीं, सब होगा। एक एक चीज़ सिखाऊंगा, आराम से सिखाऊंगा, प्यार के साथ। जितना एकदम आप सारा सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकते, सारा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा धीरे धीरे पढ़ना और रोज़ पढ़ना, कंटिन्यूटी बना कर रखना और अपना टाइम टेबल सेट कर रखना कि हमें इतना पढ़ना होगा, इतने समय तक इस सब्जेक्ट को देने ही होंगे, इतने समय तक इतने सब्जेक्ट को देने ही होंगे, तो तभी हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। तो माइक्रो कूलाम, एक माइक्रो कूलाम के अंदर कितने 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। और माइक्रो जहाँ भी आ जाए ना तो वहाँ याद रखना 10 की घात माइनस के 6 आएगा। जहाँ माइक्रो आ गया ना, चाहे वो कुछ भी हो, आगे भी पढ़ रहे हो फिजिक्स में, तो जब माइक्रो का नाम आएगा ना तो 10 की घात माइनस के 6 सेट कर लो माइंड में। एक मिली कूलाम, मिली कूलाम, मिली कूलाम, एक मिली कूलाम में होते हैं, एक मिली कूलाम बराबर 10 की घात माइनस के 3 कूलाम। जहाँ मिली नाम दिख जाए तो याद रखना 10 की घात माइनस के 3 आएगा, पक्का गारंटी के साथ। चाहे मिलीमीटर ही क्यों ना हो तो 10 की घात माइनस के 3 ही आएगा, समझे। अगर चाहे मिली सेंटीमीटर तो 10 की घात माइनस के 3 पक्का आना ही आना है। जहाँ मिली आएगा, जहाँ माइक्रो आएगा ना तो याद रखना 10 की घात माइनस के 6 आना ही आना है। जितना बताऊँ इतना ही याद रखना अभी, समझे। ये इस तरह ही नोट्स बनाते चलिए। तीसरे नंबर पर नैनो कूलाम, एक नैनो कूलाम बराबर 10 की घात माइनस के 9 कूलाम। हमने पूछा आपसे एक नैनो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, आप कहेंगे कूदकर 10 की घात माइनस के 9 कूलाम। हमने आपसे पूछा कि एक मिली कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, आप कहेंगे 10 की घात माइनस के 3 कूलाम। हमने पूछा बच्चों एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, आप कहेंगे सर 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। यही हम आपसे पूछना चाहते हैं, यही हम आपको बताएंगे। बारी बारी से वीडियो देखिएगा, समझे। और चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चौथे नंबर पर एक फेरो कूलाम, पीको कूलाम बराबर 10 की घात माइनस के 12 कूलाम। जहाँ पीको नाम दिख जाए 12। पांचवें नंबर पर एक फर्मी कूलाम बराबर 10 की घात माइनस के 15 कूलाम। एक फर्मी कूलाम बराबर 10 की घात माइनस के 15 कूलाम। एक पीको कूलाम बराबर 10 की घात माइनस के 12 कूलाम। एक नैनो कूलाम बराबर 10 की घात माइनस के 9 कूलाम। एक मिली कूलाम बराबर 10 की घात माइनस के 3 कूलाम। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। इतनी यूनिट आपको याद रखनी होगी आवेश की, समझे। इतना थोड़ा एडवांस चलना होगा। मैंने आपको समझाया था, मैं आपको एडवांस तक का पढ़ाऊंगा, जहाँ तक मैं पढ़ाऊंगा इतना ही समझना होगा, समझे। अभी मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ छोड़ भी नहीं रहा हूँ। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, चलिए जानते हैं। ध्यान से सुनना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। नोट में लिखिएगा, नोट में कापी में नोट बनाइए। नोट नंबर फर्स्ट है ना, फिजिक्स का पहला ही नोट होगा। नोट बहुत बनाने मुझे, नोट समझिए। नोट में लिखना, देखना पहले समझना। ये रही आपके पास दो बॉडी, ये रही दो बॉडी ए, बॉडी बी। बॉडी ए के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉडी बी के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। बॉडी ए के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बॉडी बी में चले जाते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर चले जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज। जब एक बात बताइए करें, ये बॉडी ए, ये रही बॉडी बी। बॉडी ए के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे
बॉडी बी के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जब भी उसके पास गए, लेकिन अब सारे इलेक्ट्रॉन इसके इधर चले गए, इसके इधर चले गए इलेक्ट्रॉन। तो आप इस ऐसे कह सकते हैं, भले ही इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, भले इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो बाहर हो वो पॉजिटिव हो, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। क्यों? इसको लूट लिया गया, किसके द्वारा? इस बॉडी के द्वारा। इसके सारे इलेक्ट्रॉन लूट कर इसमें चले गए। तो आप ऐसे कह सकते हैं, जिस बॉडी पर धनात्मक आवेश होता है उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। देखिए उल्टा प्रोसीज होगा, इस बॉडी के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो इस पर तो कुछ भी नहीं बचा। आप ऐसे कह सकते हैं ये तो खाली हो गई, ये बॉडी तो खाली हो गई, सारे इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, जिसके इलेक्ट्रॉन निकल कर गए, जिस पर इस पर तो चार्ज तो इस पर धनात्मक होगा, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो आज के बाद आपको ये बात याद रखनी है, जिस वस्तु पर धनात्मक आवेश हो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जिस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश हो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इसके पास इलेक्ट्रॉन लेस देन होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन मोर देन होंगे। ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, बॉडी ए के पास इलेक्ट्रॉन लेस देन, बॉडी बी के पास इलेक्ट्रॉन मोर देन। इस पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। आप नोट नंबर फर्स्ट में लिखिए, नोट नंबर फर्स्ट पे लिखिए, जिस वस्तु पर, पहले समझिए, जिस वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है, जिस वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जिस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। नोट नंबर फर्स्ट में यही लिखना है। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। दूसरी क्लास में देखो, दूसरी क्लास में देखो जाकर पता लग जाएगा आपको। इसके अंदर प्रत्येक वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वजन होगा। इस डस्टर के अंदर वजन है कि नहीं है? तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर भी वजन होगा, है नहीं? साइंटिस्ट इतने तेज निकले, जो इलेक्ट्रॉन जिस आज देखा नहीं, पहचाना नहीं, जाना नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, उसका भी वजन पता लगाया उन्होंने। कितने महान लोग थे। में आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है। वजन ना कहते हो आसान भाषा में, साइंस की लैंग्वेज में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन तो छोड़ो, प्रोटॉन का भी बताया, न्यूट्रॉन का भी बताया, सबका द्रव्यमान लिख देते हैं, जरूरत पड़ने वाली। अभी मैडिंग बनाओ। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 इसमें लिखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1। सबको ये पता 9.1, लेकिन पूरा बताऊं, सबको ये पता कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन को ई तक प्रदर्शित करते हैं, इसके पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.100940 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इतना होगा। इतना वजन होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। चलिए प्रोटॉन के अंदर प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछना, टीचर सीधा प्रैक्टिकल पूछता। प्रैक्टिकल देने जाओगे, 12th क्लास का प्रैक्टिकल होगा तो आपसे सीधा पूछेगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। क्लास में भी जाओगे तो पूछा जा सकता है। तो आप इतना बताइएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम, ऐसा बता सकते हैं आप। प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा 1.672 हमने आपको पूरा लिखवाया, लेकिन आपसे कोई पूछे तो 1.67 बताना। 10⁻⁻27 किलोग्राम, 27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन के अंदर भी द्रव्यमान होगा, तो न्यूट्रॉन के अंदर जितना द्रव्यमान होगा वो होगा 1.67, इतना ही होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना? इतना ही होगा। ये तो बात रही द्रव्यमान की। अब बात करते हैं आवेश की, कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना और न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप आवेश का वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो आवेश पता होना चाहिए कि तीनों के तीनों कोण पर कितना कितना आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कितना कितना आवेश होगा। तो आप कॉपी में बनाइए नोट नंबर 3, और आप याद भी कर लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ने वाली है। न्यूमेरिकल के बिना ही तो फिजिक्स है ही नहीं। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं आता आपको, आप थोड़ी रट लेते हैं, तो न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स है ही नहीं। आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और आप मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, मुझे पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका मैथ भी बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सोनू सर के साथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। नोट नंबर 3 हेडिंग बनाइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखना आज के बाद कि आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे भी हो सकते हैं,
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। नोट करना पॉइंट। आपसे पूछा, कोई आपसे पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताओ, तो ये पर्सन ही गलत है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताओ। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आपको दिमाग में सेट कर लेना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 2 से गुना कर दें। तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 3 से गुना कर देंगे। जैसे हमने कहा कि इस वस्तु के अंदर, ध्यान से सुनना, इस वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। जब आपको पता है एक वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम का आवेश है, तो आप इस वस्तु पर आवेश की मात्रा पता लगा सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 की इससे गुना कर देंगे, 16 पंजे 80, यानी 8 गुना 10⁻⁻19 कूलम का आवेश हो जाएगा इस मार्कर पर। ऐसे निकालते हैं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। पहले आप जो बताया हमने वो लिखिए, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा माइनस में होगा। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा माइनस में होगा। प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होगा, लेकिन प्लस में होगा। प्रोटॉन पर आवेश हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इतना ही होगा। आवेश की मात्रा ही इतनी होगी, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव का प्रॉब्लम हो जाएगा। 10⁻⁻19 कूलम। आपसे पूछा जाए आज के बाद कि प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा बताओ, टीचर सीधा प्रैक्टिकल में पूछेगा, कंफ्यूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, तो आप बोलेंगे बोलने में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वो आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। आप बताएंगे नेगेटिव होता है। आपसे पूछा जा सकता है क्यों, कारण क्यों, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। हम बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव क्यों और प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव क्यों होता है। इसका आंसर किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला, समझे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैंने बताया मेरे पास कोई बुक या नोट्स नहीं है, मेरे खुद के नोट्स खुद की ही बुक है, समझे, मैं खुद ही बुक हूँ। चलिए सर, न्यूट्रॉन पर आवेश बताइए। न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा नोट्स में इसी तरह मेंशन कीजिएगा। तो बच्चों, न्यूट्रॉन पर जितना आवेश होता है, हम चाहते हैं आपके इतने कभी नंबर मत आए। कितना आवेश, 0। दैट मीन्स नथिंग, कुछ नहीं। जो न्यूट्रॉन होगा वो एक उदासीन कण होगा, उस पर कोई आवेश नहीं होगा। इतना डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है कि आप इस पर ही सोचना स्टार्ट कर दिए कि न्यूट्रॉन पर आवेश 0 क्यों होगा। इसके लिए उम्र पड़ी है, आप सोचिएगा खाली जब आपके समय होगा। तो एक काम करिए, पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए जो आपके सामने, उसे फोड़ डालिए। भी सोचने का समय मिलेगा, जहाँ सोचना होगा वो हम आपको बताएंगे, समझे। हम आपके ज्ञान को संकुचित नहीं कर रहे हैं, हम आपके ज्ञान को एक्सपेंशन कर रहे हैं। आप बताइए, काहे कोई ऐसे फिजिक्स समझाए हैं? नहीं समझाए ना, तो नहीं समझाएगा। चलिए, 0 तो आप न्यूट्रॉन को लिख सकते हैं उदासीन, दैट इज न्यूट्रल मतलब उदासीन। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। जो न्यूट्रॉन होता है ना, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। आप इसे याद रखेंगे। मैंने कहा एकदम समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे अगर आपके डायरेक्ट समझ में, जो मैं समझा रहा हूँ अगर वो समझ में आ रहा है, तो यकीन मानिए आप टॉपर के लिए बने हैं। आपको पास नहीं होना, आप टॉपर के लिए बने हैं, समझे। लेकिन नोट करना अनिवार्य है। ओनली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आप 2 बार देखिए वीडियो को, 3 बार देखिए, लेकिन नोट करने के पश्चात पहला काम, पहली बार वीडियो को देखिए, पहले नोट करिए। नोट करके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद जितना मैं समझाऊंगा, नोट बनाने के बाद आप वीडियो को 2 बार देखिए दिन में। रिविज़न करना सबसे महत्वपूर्ण होगा किसी भी सब्जेक्ट का। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, मैं ये वीडियो 12th क्लास वालों के लिए है। 12th क्लास या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिविज़न सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चे की सबसे बड़ी कमी एक ही होती है, एग्जाम में जो पास नहीं हो पाता या उसकी परसेंटेज नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो रिविज़न नहीं करता। 3 बार रिविज़न करना होगा। 3 बार रिविज़न आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, डायरेक्ट। ये नहीं कि पढ़ लिया बस कॉपी में लिख लिया, आपको पता होना चाहिए एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। जितना बताएगा करम भाई उसे कवर करना डेली, इसे कहते हैं पढ़ना। ये तो रहा आपके सामने आवेश और आवेश से संबंधित कुछ नोट। अब आप कॉपी में हेडिंग बनाइए। अब आप कॉपी में, अभी आपने आवेश जाना कि आवेश क्या बला है, ये समझने की कोशिश की सोनू सर के साथ कि आवेश क्या बला है। ये हमने आपको समझाया कि आवेश है क्या, आवेश को समझाने की कोशिश की। अब हम आप मेरे संग जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, हेडिंग बनाइए कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुण इंग्लिश में भी लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा, आवेश के गुण। क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं।
जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं वे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं, तो आपको समझना होगा कि आवेश के क्या गुण होते हैं। समझने के पश्चात जब आवेश के गुण समझ जाएंगे तो यकीन मानिए आवेश में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। ऐसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपको आदत पड़ी है, मैं समझाता हूँ। नंबर फर्स्ट गुण, कैवेंडिश रूल। कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे। कैवेंडिश रूल क्या बताते हैं आइए जानते हैं। अभी तक आपने ये जाना, ध्यान से सुनना, बड़ी नोट इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। कैवेंडिश साहब क्या कहते हैं, आइए इनकी बातें जानते हैं। क्या कहते हैं, कहने लगे भैया एक बात सुनो। मैंने कहा, हमने कहा बोलो। कहने लगे कि इस वस्तु पर कैसा चार्ज था रे। हम बोला सर इस पर तो पॉजिटिव चार्ज था। इस पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों वस्तु, जब एक वस्तु पर पॉजिटिव और जब एक वस्तु पर नेगेटिव चार्ज हो तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये बात बताई ना उन्होंने। अच्छा और बताओ, और कहने लगे। हमने बताओ और सर आपने और क्या खोज करी, हमें भी बताओ। कहने लगे जब दो वस्तु पर सेम चार्ज हो ना, इस पर भी पॉजिटिव इस पर भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करती है। और आज तक पूरी दुनिया इस पे चल रही। कैवेंडिश साहब इसे बता कर चले गए। सर कहोगे सर समझ में नहीं आया, दूसरा उदाहरण बताओ। कोई बात नहीं, आ जाओ, कोई बात, हम है ना, सुनो सर, है ना। आपके घर में वायर होंगे, तार, तो आपने सुना होगा आपके घर में मिस्त्री आया होगा कभी, है ना, जो सर्विस मैन होता है, जो आते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, है ना। उन्होंने बताया एक तार पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है, एक प्लस का तार है, एक माइनस का तार है। प्लस का तार पॉजिटिव चार्ज, माइनस का चार्ज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिल जाते हैं ना, आपने सुना होगा चिपक जाते हैं, जो तार होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, तार चिपक गए। होता है ऐसा क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपके ऊपर भी आवेश है, आपके ऊपर भी आवेश है, यानी जो आपके ऊपर भी आवेश है। आपके ऊपर अगर आवेश पॉजिटिव हुआ, जो आपके घर में वायर है वो नेगेटिव हुआ और आपके करंट लगा, तो आप तार जो वायर होगा उस पर चिपक जाएंगे। क्यों, आपकी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यह कैवेंडिश रूल लगेगा, कैवेंडिश का नियम लगेगा। कैवेंडिश साहब ने बताया था कि दो वस्तुएं जब एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। यही कारण है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगातार घटती जा रही है, जो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। इकोनॉमिक फोरम नहीं, एक अर्थ पत्रिका होती है। अर्थ पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वर्षों पहले एक खबर छपी थी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी धीरे धीरे घटती जा रही है। घटने का कारण आप समझ सकते हैं कि सूर्य पर पॉजिटिव चार्ज और पृथ्वी पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, जिसके कारण ये दूसरे को अट्रैक्ट करती है। कैवेंडिश का रूल वहाँ भी अप्लाई हो रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, कहीं ऐसा ना हो सूर्य पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक आ जाए और आपकी फिजिक्स भी धरी की धरी रह जाए, है ना। अभी नहीं होने वाला, ये करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया है, चुपचाप बैठ कर पढ़ लो। बॉडी ए, दैट इज बॉडी बी, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। इसे कहते हैं आकर्षण बल। बॉडी ए नेगेटिव चार्ज, बॉडी बी नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेगी। रिपेल समझते हो, रिपल्सन फोर्स, रिपेल करेगी, रिपल्सन फोर्स, इसे कहते हैं प्रतिकर्षण बल। आज के बाद आपसे पूछा जाए कि दो वस्तुएं पॉजिटिव चार्ज क्या एक दूसरे के पास आएगी, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, ये एक दूसरे से दूर जाएगी, है ना। ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, एक दूसरे से नफरत करना स्टार्ट कर देगी। इनके बीच की मोहब्बत खत्म हो गई, इसने इसको धोखा दे दिया। पॉजिटिव चार्ज, यानी कहते हैं तुम भी पॉजिटिव हम भी पॉजिटिव, हमको तुमसे मतलब नहीं, तुमको हमसे मतलब नहीं, तुम अपने घर जाइए हम अपने घर। इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगेगी, इनके बीच में जैसे जैसे दूरियां बढ़ने लगेगी तो इनके बीच में जो बल लगेगा उस बल को हम रिपल्सन फोर्स अर्थात प्रतिकर्षण बल कहते हैं। समझे। अच्छा, ये प्रेम क्या है आइए जानते हैं। प्रेम का बहुत अच्छा उदाहरण दिखाई देगा आपको यहाँ। ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। अगर इनके एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो तो दोनों बॉडियाँ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगी, दोनों बॉडियाँ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगी। इनके बीच में जो बल लगता होगा आकर्षण बल, उसे आकर्षण बल कहते हैं। ये आकर्षण बल के बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं आपको।
कई उदाहरण दिखा देंगे, अपनी दैनिक जीवनचर्या में बहुत उदाहरण दिखा देंगे आपको कि जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल, इसके उदाहरण दिखा देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और क्या कह रहे थे, ये थे कैवेंडिश साहब, दो ही बातें बता के गए, सेम बॉडी सेम चार्ज, टू बॉडी सेम चार्ज, रिपेल करने का मतलब दो बॉडी होगी, दो वस्तुएं होंगी, अगर उन पर समान आवेश होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, एक दूसरे के बीच, उनके बीच में जो बल लगता होगा प्रतिकर्षण बल लगता होगा। अच्छा, अगर दो बॉडी उनके बीच में ऐसा हुआ, एक पे प्लस चार्ज हो, एक पे नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज हो, जैसे मैं समझाता हूँ, ये रहा आपका परमाणु जानते हैं, परमाणु एटम, इस तो पूरी दुनिया चलती है, परमाणु, इसे क्या हुआ, अब ये भी गवाही नहीं दे रहा, ये रहा आपका एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन हो, इसके अंदर बाहर सर्कुलर ऑर्बिट हो, सर्कुलर ऑर्बिट, इनमें घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, रोटेट करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन पर कैसा चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर कैसा नेगेटिव, तो कौन सा बल लग रहा होगा, आकर्षण बल। अब बताओ आप, इसके अंदर जो आप ये बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर परमाणु है नहीं है, आप कहोगे हाँ है, तो फिर तो प्रोटॉन भी होगा, तो हाँ है, इलेक्ट्रॉन भी होगा, हाँ है, कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल। यही कारण है ये बोर्ड आज तक जुड़ा हुआ, क्योंकि इसके बीच में आकर्षण बल और आकर्षण बल लगा हुआ, प्रत्येक वस्तु, यही कारण है स्टेबल है, स्थिर। मेरा मोबाइल फोन आज इसलिए स्थिर है, क्यों, इनके बीच में क्वांडिस रूल लगा हुआ, क्वांडिस रूल। वरना बेटा दूसरे ग्रह पर ले जाओ, दूसरे प्लेनेट पर, अगर आपका यहाँ मन मर गया हो ना, तो दूसरे ग्रह पर चले जाओ और उसको लेके जाओ, ये पानी बन जाएगा, ऐसे ही हवा में तैरने लगेगा। एक तो वहाँ ग्रेविटी नहीं है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ऐसे ही पानी में तैरने लगेगा, और तैरने के पश्चात इसके लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, जैसा पारा होता है ना, सिक्के के पीछे का जो पारा होता है, इस फॉर्म में चला जाएगा, समझे। आवेश के गुण, इस पर चर्चा करी हमने। कैवेंडिश रूल समझ में आया, कैवेंडिश रूल। आवेश के गुण के बाद दूसरा गुण आवेश का दूसरा गुण विद्युत प्रेरण। कॉपी में बनाओ, विद्युत प्रेरण। ये क्या बला, आइए जानते हैं क्या बला है। इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन, INDUCTION, इंडक्शन। इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग आपको पता है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या है ये। ध्यान से सुनना, एक उदाहरण दूंगा। ये रहा एक बॉडी, ये बॉडी S, इधर जो बॉडी दिखाई देगी क्या, P, नो N, बोल दो P पर N। एक बॉडी, इस पर पॉजिटिव चार्ज, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लेके जाते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पास लेकर जाते हैं, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पास लेकर जाते हैं, अगर एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज हो तो दूसरी वस्तु पर उसकी भी विपरीत चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, नेगेटिव चार्ज अगर पास लेकर जाते हैं। इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। कितना आसान था, नहीं समझाया। किताब देखोगे ना तो हवा सरक जाएगी। S को N के पास लेकर गए, S पर पॉजिटिव चार्ज, ये बेचारा हमेशा पॉजिटिव रहता है, इस पर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को जब नेगेटिव के बॉडी एक पॉजिटिव चार्ज को इसके पास ले गए, इसके विपरीत चार्ज आ जाएगा। अगर इधर माइनस होता तो इधर प्लस आ जाता। यानी दो वस्तुएं जब एक दूसरे के पास आती है तो एक वस्तु पर जो आवेश होता है तो दूसरी वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही आवेश आ जाता है। इस घटना को विद्युत प्रेरण कहा जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर विपरीत दिशा में इतना ही आवेश आ जाएगा। अगर इस पर पॉजिटिव है तो इस पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस घटना को बोलते हैं विद्युत प्रेरण। समझे। एक वस्तु को जब दूसरी वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु को आवेशित होना चाहिए, एक वस्तु आवेशित होनी चाहिए। आवेशित होने का मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जब एक
चार्ज बॉडी को, जब एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु, ये वस्तु अनावेशित थी, दूसरी वाली वस्तु अनावेशित थी, उस पर आवेश नहीं आता है ना। तो जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास चला जाता है तो दूसरी वस्तु पर विपरीत दिशा में विपरीत चार्ज आ जाता है, विपरीत आवेश आ जाता है। इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। आप इसे लिख सकते हैं। अभी तक आपने मेरे साथ आवेश के गुण पढ़े, आवेश के 2 गुण पढ़े, आवेश का तीसरा गुण हम कल पढ़ेंगे। कल इसके आवेश के गुण खत्म कर देंगे और कल हम न्यूमेरिकल पर पहुँचेंगे। आज का सवाल मैं आपको सवाल देता हूँ, आप बताएंगे मुझे आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। इन सभी सवालों के जवाब आप मुझे देंगे। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।